हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट वन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ से आप अपना एक बेस और अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। आपको बताना है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर 2 है आपका सही मार्गदर्शन कराकर। ऑप्शन नंबर 3 है आपका उदाहरण देकर। ऑप्शन नंबर 4 है आपका कक्षा में भाषण देकर। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पुरस्कार देकर। आपने पढ़ा होगा रीइंफोर्समेंट के बारे में। रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन, ये कई तरीके के होते हैं। अगर मोटिवेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब इंसान जब खुद मोटिवेट होता है किसी चीज़ को लेकर। जैसे अगर आपको टीचर बनना है, then now you have to prepare for UP टेट and then you have to qualify super टेट। अगर आपके पास जॉब करने का कोई मोटिवेशन ना हो तो क्या आप यूपी टेट और सी टेट पास करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सिमिलरली ये होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करी जाए तो अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्राइज मिले, फॉर एग्जाम्पल आप एक अपने ऑफिस में बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं और सबसे सारे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहा जाता है आपके साथ उन सबको भी कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा इस मंथ उसको बोनस मिलेगा 1200 का अलग से। तो हर कोई कोशिश करेगा अच्छा करने की। तो ये जो होता है आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो पुरस्कार देना, बोनस देना, ऑल दिस थिंग्स आर क्या आपका मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अभी हमने बात करा मोटिवेशन का, तो रीइंफोर्समेंट के बारे में भी बात कर ली जाए। रीइंफोर्समेंट पे आपकी होती हैं दो टाइप्स की, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस जब आपको कोई काम करवाना होता है और उसके पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि एक बच्चा जो काम कर रहा है उसको फ्यूचर में भी कैरी ऑन करे, तो इस टाइप का जो आपको मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट होता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब भी आप किसी भी बच्चे से कोई काम नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं कि बच्चा यही काम फ्यूचर में अपने रिपीट ना करे, तो ये जो है आपका कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे ने काफ़ी अच्छा हैंडराइटिंग अपनी कॉपी में लिखा, साफ साफ लिखा, आपने बच्चे को गुड दे दिया, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि बच्चा और अच्छे तरीके से लिख के लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैम मुझे गुड देंगी अगर मैं अच्छा लेकर आऊंगी तो। अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी जाए तो नेगेटिव मीन्स होता है कि जब आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं, तो बच्चा अगर क्लास में देरी से आता है तो आप उसको पनिश करते हो, क्लास के बाहर खड़ा करते हो। तो ये जो थिंग है ये बच्चे को रोकती है। नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि वो लेट ना आए ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। तो ये हुआ आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि एज अ टीचर बच्चे हमें अच्छे टीचर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं या उनके साथ में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर कर रहे हैं या फिर आइडियल नहीं है उन सब के लिए। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका उसकी उपेक्षा करेंगे, यानी उसको नज़रअंदाज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है आपका परीक्षा में कम अंक देंगे। ऑप्शन नंबर 3 है उसके अभिभावकों से बात करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उससे डांटेंगे। तो जो करेक्ट आंसर आपका आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आप उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो काफ़ी नोटी है, इन दैट केस अगर आप उसको डांटते हैं तो वो चुप हो जाएगा। बट अगर बच्चा नोटोरियस है, अगर आप उसको बार बार मना करते हैं, बार बार वही हैबिट करता है, टीचर को परेशान करता है, क्लास डिस्टर्ब करता है, तो इस टाइप के केसेस में बच्चे कभी 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 इंटरनली, यानी घर से अगर बच्चा स्ट्रेस लेकर आया है या फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटीज़ है, उसका घर का बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब टीचर। गाइज एक चीज आप सभी भी मानेंगे कि बच्चा सिर्फ 6 या 7 घंटे स्कूल में रहकर हर चीज नहीं सीख सकता। वहां पर उसके पेरेंट्स का भी इक्वल रोल होता है उसके बिहेवियर को बिल्डअप करने में। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उसके पेरेंट्स से बात करें कि बच्चा इस टाइप का बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण का सत्तावादी स्तर यानी कि ऑथोरिटेरियन लेवल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी है आपका छात्र केंद्रित।
नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रधानाध्यापक केंद्रित, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुभव केंद्रित। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है शिक्षक केंद्रित। यानी जब भी क्लास टीचर ओरिएंटेड होती है, दैट मीन्स कि टीचर जो चाहता है वही पढ़ाएगा, जहां पर टीचर चाहता है रुकना वहां पर रुकेगा, जहां पर टीचर चाहता है चीजें स्किप करना वहां पर स्किप करेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि ऑथोरिटेरियन, दैट मीन्स कि आपका जो क्लास है ऑटोक्रेटिक है। मीन्स अगर टीचर के कंट्रोल में पूरा क्लास है, वो अपने तरीके से लीड कर रहा है, बच्चे का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इन दैट केस बच्चा क्या करता है कि बच्चा पीछे कटना शुरू कर देता है पढ़ाई से, क्योंकि आपकी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई तभी अच्छे लेवल पर जाती है जब बच्चे को मौका मिलता है डायलॉग यानी कि टू वे इंटरेक्शन का। अगर बच्चा टू वे इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इन दैट केस बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, बच्चा पैसिव स्टूडेंट की तरह काम करेगा, और जिन बच्चों का पढ़ने का इंटेंशन है वो पढ़ेंगे, और जिनका नहीं है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इन सारी एस्पेक्ट को भी एक टीचर को जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोरिटेरियन। गाइज जो हम ऑटोक्रेटिक जिसकी बात कर रहे हैं उसके कई सारे हार्मफुल चीजें जो डीमेरिट्स भी हैं। कि पहला सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि बच्चा अपने स्तर से चीजों को प्रिपेयर नहीं कर पाता। दूसरा चीज ये कि टीचर को पता है कि मुझे इतना पता है, वो बच्चों को वो सारी चीजें दे पाता है, पर बच्चा क्या उन चीजों को ले पा रहा है एग्जैक्टली। अगर टीचर ने कहा कि A to Z आज मैं सिखाना चाहता हूँ, तो क्या बच्चा वेल प्रिपेयर्ड है A to Z सीखने के लिए? तो ये सारी चीजें हैं ऑटोक्रेटिक के डीमेरिट्स, और भी कई सारे हैं। नेक्स्ट है आपका एक इसका ये भी होता है फायदा है कि क्लास आपका डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे के को कंसल्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो हालांकि ज्यादा ये बेटर होता है आपका इंटरेक्शन जो होता है, टू वे इंटरेक्शन। तो ये कई सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं आपके ऑटोक्रेटिक यानी कि अथॉरिटेरियन लेवल के। अगला प्रश्न है आपका चरित्र यानी कि कैरेक्टर का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका नैतिकता यानी कि मोरालिटी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है उपयुक्त सभी के द्वारा। गाइस चरित्र एक ऐसी चीज है जो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपका शो होता है। ठीक है ना, जैसे पर्सनालिटी होती है, तो पर्सनालिटी जो आपका कैरेक्टर है इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। आप कैरेक्टर को पर्सनालिटी से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि अगर आप अपना कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती है तो कुछ चीजें देखकर उसको शरारत मन में आ जाती है, तो वहां पे अगर स्ट्रांग विल पावर रखता है कि नहीं मुझे यहाँ पे इन चीजों में इंडल्ज नहीं होना, तो वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में। नेक्स्ट है बर्ताव एवं व्यवहार। बच्चा जब किसी चीज में इंडल्ज होता है तो वहां पर वो कुछ एक्शन और रिएक्शन देता है, तो उस एक्शन और रिएक्शन से अगर बच्चा बच जाता है देन आफ्टर उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है आपका मोरालिटी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है कैरेक्टर बिल्डिंग में। ठीक है ना। तो गाइस जो कोलबर्ग था उसकी हमने मोरालिटी की थ्योरी पढ़ी थी, तो उससे अलग हटकर भी मोरालिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे को आप जो ऐसी टीचिंग देते हैं जिसके थ्रू बच्चा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, जहां पर बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चा एक स्ट्रेट वे में आगे बढ़ता है, तो ऑल दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि बच्चे की इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार और नैतिकता ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं चरित्र का विकास करने में यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? आपको बताना है कि टीचिंग लेवल का कौन सा जो लेवल है इसमें नहीं है। जो 3 टाइप्स के आपके थे, ठीक है ना, अधिगम लेवल यानी कि लर्निंग जो लेवल थे, तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो अधिगम स्तर नहीं है। ऑप्शन 1 है आपका विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्मृति स्तर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव स्तर, और लास्ट है आपका समझ का स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 विभेदीकरण। विभेदी मीन्स होता है कि दो चीजों के बीच में अंतर पता करना। ठीक है ना। तो ये आपका नहीं है, लेकिन अगर आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव वे की बात करी जाए तो ये सारे आपके लेवल्स हैं किसके? लर्निंग के। ठीक है ना।
गाइज ये सब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, तो इसके बारे में काफ़ी डीप डिस्कशन हमने अपने चैनल पे करी है, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। गाइस कई कई बार ऐसा होता है कि एज अ टीचर आप क्लास में 40 या 30 बच्चे हैं, तो आप सभी का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, कुछ बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी शाई होते हैं, जो काफ़ी कोशिश करते हैं खुद को छुपाने की। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं जो हेजिटेट करते हैं क्लास के सामने बोलने में, ऐसे हैं जो खुद को छुपा कर रखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से टैकल करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है आपका उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है और जिनके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। गाइज टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हालांकि 6 घंटे में या 7 घंटे में टीचर सारी चीज़ें अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा आइडियल होता है, अपने टीचर से भी, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा बच्चा जिनके ऊपर भरोसा करता है, जिनके ज्ञान पर भरोसा करता है, वो होता है एक शिक्षक। तो एक शिक्षक को अपना आइडियल मानता है। तो जब भी बच्चे के सामने जब टीचर जाए तो एज अ टीचर उसे भी ध्यान रखना है कि बच्चे के जो लेवल है, उसका जो नाजुक सा बिहेवियर है, उसकी मेंटालिटी है नाजुक सी, वो हर्ट ना हो। तो अगर ऐसा बच्चा जो बार बार क्लास में आने क्वेश्चन पूछने से संकोच करता है, ऐसा बच्चा जो अपने आप को क्लास की भीड़ में छुपा के रखने की कोशिश करता है, वहां पर टीचर को चाहिए कि जब बच्चा उत्साहित हो, यानी अगर कोई ऐसा बच्चा जो संकोच करता हो, तो अगर वो क्लास में कोई क्वेश्चन से इजी सा पूछा गया और उसने हैंड अप किया, ठीक है, तो हाथ उठाया उसने, तभी टीचर को उससे आंसर पूछना चाहिए, ताकि वो जब जब भी बच्चा संकोच करके वहां पे सही उत्तर देता है तो वहां पर उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये सारी चीजें एज अ टीचर हम सभी को ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रशासनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर 3 है आदर्शवादी और ऑप्शन नंबर डी है आपका निदेशात्मक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आदर्शवादी। गाइज हमने अभी बात की थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि टीचर जो होता है बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। दैट मीन्स कि बच्चा जो भी है उसके टीचर जैसे भी हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अपने टीचर पे भरोसा करता है, उसको लगता है कि मेरी टीचर ने ये चीज बोली है तो वो सही होगी और मेरे पेरेंट्स ने जो बोली है वो सही नहीं होगी। तो बच्चा हमेशा एक स्टेप आगे रखता है टीचर को अपने, और टीचर को भी वहां पे चाहिए कि वो आइडियल बिहेवियर करे, क्योंकि बच्चा कॉपी करता है उन्हीं को जो जिनको वो आइडियल मानता है। तो बच्चे के सामने टीचर को हमेशा एक आदर्शवादी व्यवहार शो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से ही सीख कर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को सर्वाधिक यानी कि एक्सेलरेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, गाइस क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन प्रिंसिपल, जो आपका प्रेरणा के सिद्धांत है, एक टीचर के द्वारा जो सीखी गई चीजें हैं वो उसको कैसे बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने से, ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने से। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है आपका वो है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने पर। गाइस टीचर ने जितना इंस्ट्रक्शन क्लास में दिया है, तो अगर टीचर उतना एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने क्लास में बच्चे को अपना 100% दिया है, तो कोई नहीं, बच्चा 100% नहीं, हर कोई नहीं सीख पाता है एज इट इज जैसा उसकी टीचर ने सिखाया, ऐसा हम भी समझ सकते हैं और वो बच्चे के साथ भी हमें यही सोचना चाहिए। पर हाँ, टीचर इतना एक्सपेक्ट कर सकता है कि बच्चा एटलीस्ट 50% तो बच्चे ने समझा, तो बच्चे की लेवल तक एक्सपेक्ट करना कि बच्चे को अगर A to Z मैंने सिखाया है, तो बच्चा कोई नहीं, बच्चा ABCD करके एटलीस्ट X तक भी सीख जाता है, देन इट इज ओके। ठीक है ना, बच्चा M तक भी सीख जाता है, देन इट इज ओके, उसने अपने पेस अपने लेवल से सीखा। तो एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से उतनी ही रखनी चाहिए जितना वो बच्चा कर सकता है।
ठीक है ना। अगर बच्चा संकोची है, इंट्रोवर्ट चाइल्ड है और आप उससे बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वहाँ पर आपको भी लॉस होता है और बच्चे की जो कोमल सी मानसिकता है कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, उसकी मानसिकता हर्ट होती है। अगला प्रश्न है आपका, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे, यानी कि ऐसा होता है गाइस कि जो क्लास में होता है कभी कभी जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कम इंटेलिजेंट, जो जिन बच्चों का आईक्यू कम होता है उनकी हेल्प करते हैं, और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इससे होता क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, गहन प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन नंबर 2 है उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका सी है, समूहों में द्वंद्व होता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। गाइस, जब भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एक स्लो लर्नर की हेल्प करता है तो वहां पर उनका आपस में जो कोलैबोरेशन की भावना है वो अच्छी होती है। बच्चे एक दूसरे के साथ इंसान जो मतलब एक अच्छा लेन देन का स्वभाव रखते हैं, तो उनके आपस के जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं, हाई अचीवमेंट होती है, क्योंकि जो ब्रिलियंट चाइल्ड है उसे लगता है कि मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ तो उसे अच्छा लगता है। और छोटा जो स्लो लर्नर है वो जब उन चीज़ों को सीखता है तो उसे लगता है कि मैंने इन चीज़ों को सीख लिया, मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, हायर अचीवमेंट होती है बच्चे की भी, दोनों बच्चों की, और आत्मसम्मान विकसित होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है। गाइज, जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है, लर्निंग की अलग अलग कंडीशन होती है, तो जब आपका जो सीखा गया पिछला ज्ञान है अगर आपकी नई कंडीशन में अप्लाई नहीं को नई कंडीशन को हर्ट नहीं करता और उसको डिस्टर्ब नहीं करता तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा आपने पिछली बार रोटी बनानी सीखी, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करा, आपने सीखा डोसा बनाना। तो रोटी बनाना और डोसा बनाना हालांकि बिल्कुल अलग है, लेकिन होती तो दोनों गोल ही है ना। तो अगर इस कंडीशन में अगर आपकी जो पुरानी जो लर्निंग है वो नई लर्निंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती तो वह क्या कहलाती है, वो एक टर्म आप क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी है आपका, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। गाइज, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जब नई कंडीशन जो आपने पिछली पहले कभी नहीं देखी होती है और आपका प्रीवियस नॉलेज भी, यानी कि पूर्व आपका जो ज्ञान है वो नई स्थिति में आप अप्लाई नहीं कर पाते, कोई नई कंडीशन जब आपके सामने आती है तो आपकी जो लर्निंग है वहां पे शून्य हो गई, आपका जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज नए नॉलेज में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहां पर शून्य स्थानांतरण होता है और उसे आप जीरो लर्निंग या फिर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर शून्य स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। आई होप गाइज आपको आज की क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे हैं या फिर ऐसे हैं जिससे आप दूसरों से अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, जिससे भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेट को पा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में जो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।